हाँ जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकग्निशन। रेवेन्यू रिकग्निशन नाम से क्लियर है। रेवेन्यू क्या होता है? हाँ जी, रिवेन्यू। जिसे कंपनी नहीं बनाती, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू वर्ड का मतलब है हमारी प्रिंसिपल एक्टिविटी से जो इनफ्लो आता है, दैट इज रेवेन्यू। दुकानदार के लिए रेवेन्यू क्या है? सेल। मेरे लिए रेवेन्यू क्या है? फी। सर्विस प्रोवाइडर के लिए जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंसर के लिए फॉर फाइनेंसर रेवेन्यू क्या है? इंटरेस्ट। ठीक। ऐसी अगर मैरिज पैलेस की बात करूं, मैरिज पैलेस के लिए रेवेन्यू क्या है? फॉर मैरिज पैलेस एडमिशन फीस। उसे ना एडमिशन फीस कहते हैं जो बुकिंग के पैसे लेते हैं। फी फॉर सर्विस प्रोवाइडर। प्रिंसिपल प्रॉपर्टी डीलर हो तो आपके लिए रेवेन्यू क्या है? एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, उसके लिए तो एडवर्टाइजमेंट की बुकिंग के पैसे ही क्या है? रेवेन्यू है। पर उसे रेवेन्यू कब गिनना चाहिए? रेवेन्यू का मतलब तो पता लग गया। दुकानदार के लिए सेल, सर्विस प्रोवाइडर के लिए जो सर्विस देता है उसकी फी, दलाल है प्रॉपर्टी डीलर उसके लिए कमीशन, फाइनेंस का काम करता है तो उसके लिए क्या? इंटरेस्ट। प्रॉपर्टीज लेट आउट का काम है। अगर आपका काम ही क्या है? प्रॉपर्टीज लेट आउट करना, तो आपकी कमाई तो क्या है? रेंट। रेंट की इनकम। मैरिज पैलेस के लिए क्या? एडमिशन फीस। एड एजेंसी के लिए क्या? एड चलाना टीवी पे और इनकम लेना। ये सब रेवेन्यू है। रेवेन्यू तो प्रिंसिपल एक्टिविटी से जो आता है, जिस चीज का आपका काम है, दैट्स रेवेन्यू। लेकिन रिकग्निशन का मतलब व्हेन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड एज इनकम इन बुक्स ऑफ अकाउंट। हाँ जी, बुक्स ऑफ अकाउंट में इसे कब इनकम माना जाना चाहिए? हाँ जी, सेल का क्या है? अगर मैं सेल करूं 2019 में, 19 में चलो 18 में माल बनाया, 19 में उधार बेचा, 20 में पैसे आए, तो रेवेन्यू किस साल का है? वो 19 का। जब बेचा पैसा आ जाएगा, कोई बात नहीं, दुकानदार तो उधार भी लिखता है। रेवेन्यू किस बेस पे होना चाहिए? सेल बेस पे। मैंने फीस ले ली साल भर की एडवांस, पढ़ाया है नहीं अभी, इस बीच 31 मार्च भी आ गई। मान लो कोई बैच का सिस्टम ऐसा है कि मान लो जैसे आप लोगों के इंटरमीडिएट के बैच हैं, उनका सिस्टम ऐसा है कि वो जनवरी में शुरू है, मान लो जनवरी फरवरी में, बीच में साल का वो भी आ गया 31 मार्च, अगला उसके बाद नेक्स्ट भी शुरू हो गया। तो मुझे रेवेन्यू कब मानना चाहिए? क्या कहते हो? जब पैसे ले लिए तब, या जब सिलेबस खत्म होगा तब, या टाइम प्रपोर्शन? भैया 3 महीने और वर्सेस बाकी महीने, ऐसे क्या कहते हो? नहीं, पैसे लेना एक लायबिलिटी है, पढ़ाना तो पड़ेगा। ये कितना टाइम प्रपोर्शन भी नहीं, क्योंकि टाइम का कोई सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा तो सिस्टम नहीं है ना मंथली वाला या कुछ ऐसे। तो मुझे तो रेवेन्यू कब बुक कर लेना चाहिए? जब सिलेबस कंप्लीट। जिस सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट उसका रेवेन्यू बुक। एक कंप्यूटर कोर्स करवाता है आदमी, वो लेता है मंथली, उसका कोई सिस्टम नहीं, चाहे 4 साल लगे रहो, अगला कहता है मंथली सिस्टम है मेरा, तो साल के मैं इकट्ठे ले लेता हूँ, महीने की 5,000, साल के 60,000 फीस है मेरी। कोई कंप्यूटर कोर्स वाला है, उसका हिसाब है मंथली। सिलेबस कहता एंड ही नहीं है, कितना मर्जी लैंग्वेज करते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो, बहुत कुछ है। वो आदमी रेवेन्यू किस बेस पे करेगा? टाइम। उसका तो हिसाब मंथली वाला है। टाइम प्रपोर्शन में मानेगा, जितने महीने इस साल के हैं उसकी इनकम इस साल की, बाकी अगले साल की एडवांस इनकम मानेगा, लायबिलिटी। यही होगा यही होगा। देखना पड़ेगा, एडवांस फीस को इनकम नहीं माना जा सकता नॉर्मली। मैरिज पैलेस वाले ने बुकिंग के पैसे ले लिए, ले लेता एडवांस, एडवांस ही देने पड़ते हैं। अब ये तो है नहीं कि कल शादी है कोई आज बुक करने आएगा, बुक तो 2-2, 3-3 महीने पहले होते हैं। पैलेस वाले ने पैसे ले लिए, शादी 13 अप्रैल को है, पैसे ले लिए, 10 फरवरी को बुकिंग कर ली बंदे ने, 13 फरवरी को शादी है, शुभ दिन होता है, उस दिन शादी है मान लो। अब 31 मार्च को अकाउंट बना रहा है मैरिज पैलेस वाला, क्या करे? वो ले रख चुका है 50,000 एडवांस,
मैरिज होनी है अभी 13 अप्रैल को, पैसे ले लिए, रेवेन्यू कब मानना चाहिए? वेट करना सही है ना। एक स्टूडेंट कहता सर उसने वापस तो देने नहीं, तो वो तो इनकम ही मान ले, कौन सा वापस देने? नहीं, कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए, देने पड़ जाए वापस, पहले से गिर जाए, 13 से पहले देने पड़ेंगे। और क्या, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है तो जो कैश एडवांस है वो तो वापस होएगा, है ना। रेवेन्यू मानना जल्दबाजी है, वेट करो जब तक फंक्शन हो ना जाए, वहाँ पे रेवेन्यू नहीं मानना चाहिए उसे। ये एडवांस पैसे को कहाँ दिखाना चाहिए? लाइबिलिटी। ये AS9 यही बताता है, ये AS9 ये नहीं बताता सर ये रेवेन्यू है कि नहीं। वो कहता तुम देखो, मेरा काम मेरे से मतलब रखो, क्या कब बुक्स में लिखा जाए, कब इनकम माना जाए, मेरा AS9 ये बताने का है बस, ये बताने का नहीं सर देखना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना इतना बनेगा, आपका इतना उतना नहीं पता। मुझसे ये पूछो लिखना कितना है, मतलब कितने महीने का, कितने टाइम का। चलो हाँ जी, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, टीवी वालों ने टेलीकास्टिंग करनी है ऐड की, पैसे ले लिए। रेवेन्यू कब मानेंगे? जब वो ऐड टेलीकास्ट हो गई, चल पड़ी टीवी पे, तब रेवेन्यू मानेंगे। पैसे लेके रखे चले हैं, ऐड करेंगे ऐड करेंगे ऐड करेंगे, ऐड की नहीं, ऐड चल तो जाने दो, जैसी ऐड चल गई तो रेवेन्यू बुक कर लो, उसे क्या मान लो? रेवेन्यू। सही है? हाँ जी सही है ना, रेवेन्यू मान लो, क्या दिक्कत है। ऐड डिस्प्ले पे चली जाएगी वहाँ पे तो ही रेवेन्यू मानेंगे। एक फ्लेक्स वाले ने मुझसे पैसे ले लिए, कहते जी ऐड लगाएंगे आपकी, बढ़िया बड़ा होर्डिंग लगाएंगे ऐड का। पैसे लेके रख के बैठ गया, अप्रैल में नए बैच शुरू करने ऐड लगानी थी, मैंने तो उसे 1 मार्च को पैसे दे दिए, 31 मार्च तक भी ऐड लगाई नहीं, बैच शुरू भी हो गई उसने ऐड नहीं लगाई। कहता कोई बात नहीं सर, बढ़िया बिना ऐड के शुरू हो गई, कोई बात नहीं भैया पैसे वापस कर मेरे, फिर फ़ायदा क्या हुआ तेरी ऐड का। मान लो चलो, कहता लगा दूंगा, कोई बात नहीं लगा दूंगा। अब वो अगर वो ऐड ना लगाई 31 मार्च को, पैसे रख के बैठा है तो लाइबिलिटी मानो, रेवेन्यू तब तक नहीं जब तक वो ऐड लगा ना दे, तब तक उसे इनकम मानना नहीं चाहिए। कर्ज है उसके सिर पे, पैसे लिए बैठा एडवांस। चलो लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी, हाँ जी, किराए का क्या सिस्टम होता है? रेवेन्यू किस बेस पे मानना चाहिए? टाइम प्रोपोर्शन। किराया तो देखो टाइम है, किराए में और कुछ नहीं होता, टाइम होता है मंथली, रेंट वर्ड ही मंथली से जुड़ा है, तो रेवेन्यू नॉर्मली यही होता है ना। 4 महीने, मान लो साल का किराया ले लिया बंदे से आपने, किराया ले लिया 1 दिसंबर से साल भर का, क्योंकि वो 1 दिसंबर को किराएदार आया है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का किराया इस साल का, बाकी का 8 महीने का रेंट इन एडवांस लाइबिलिटी में दिखाओ। टाइम प्रोपोर्शन। इंटरेस्ट को किस बेस पे लेना चाहिए इनकम में? इंटरेस्ट, ये भी टाइम प्रोपोर्शन। इंटरेस्ट का भी सीधा हिसाब है और इंटरेस्ट आके रहेगा। डिविडेंड का और चीज है, लो शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखी है आपने, इन्वेस्टमेंट कहां कर रखी है? इन शेयर्स, तो डिविडेंड इनकम में कब लेना चाहिए? डिक्लेरेशन बेसिस। जब तक कंपनी डिक्लेयर ना करे इनकम नहीं मान सकते, क्योंकि इसका क्या भरोसा, देगी डिविडेंड ना दे कंपनी। कंपनी कहती इस बार डिविडेंड ही नहीं देंगे, हम फ्यूचर के लिए पैसे की जरूरत है रखेंगे, क्या कर लोगे? तो जब तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा रेवेन्यू ना मानो। एक अकाउंटेंट समझा रहा है अपने मालिक वाली कंपनी को, कहता जी अबाऊ जी अपने 10 लाख फेस वैल्यू के शेयर खरीदे हुए हैं, कहता पक्का कंपनी की हिस्ट्री बताती है 10% तो लिखवा लो मेरे से, डिविडेंड देंगे। कहता 10% तो देंगे, लिख लूँ मेरे रेवेन्यू अक्रूड डिविडेंड? नहीं लिख सकते, हिस्ट्री जैसे मर्जी बताए। जब तक कंपनी डिक्लेयर नहीं करती तब तक कंपनी खर्चा ही नहीं मानती, तो आप इनकम कैसे मान लोगे? कंपनी खर्चे में डिविडेंड कब डालती है? जब डिक्लेयर करती है उस साल। 19-20 का डिविडेंड अगर मई 20 में डिक्लेयर किया ना, तो 20-21 के P&L में डलता है आज की डेट में। पुराना कंसेप्ट था, प्रपोज करके छोड़ देते थे। पुराना कंसेप्ट था कि बैलेंस शीट में 31 मार्च 21 को प्रपोज डिविडेंड दिखाते थे। अब AS4 में चेंजेस आए और उन्होंने कह दिया देयर इज नो प्रपोज डिविडेंड नाउ डेज, कुछ भी नहीं है प्रपोज डिविडेंड। अब तो सीधा रूल है, जब डिविडेंड डिक्लेयर करेगी कंपनी उसी साल का खर्चा मान लो, चाहे डिविडेंड बीते साल का ही क्यों ना डिक्लेयर करे। ऐसा क्यों होता है कंपनी में बीते साल का? क्योंकि कंपनी पहले P&L बना तो ले, फाइनल प्रॉफिट आ तो जाए, फिर ही फैसला करेगी डिविडेंड का। डिविडेंड बोर्ड प्रपोज करता है, बोर्ड प्रपोजल देता है इतना डिविडेंड,
शेयर होल्डर अपनी एजीएम में फाइनल करते हैं, एजीएम में, और वो घटा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते शेयर होल्डर। बोर्ड का प्रपोज किया, बोर्ड कहता है 10% डिविडेंड, शेयर होल्डर कहते नहीं 8 ही लेंगे, 8। बोर्ड कहता है 10%, बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास किया, एजीएम में शेयर करते हैं 15 लेंगे, नहीं ले सकते 10। और सेक्शन 123-24 की अगर क्लास लगाई हो आपने, बहुत बढ़िया क्लास है पेमेंट ऑफ डिविडेंड की लॉ में, उसके अंदर 123, 124, 125 इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड भी है, डिविडेंड कितना दे सकते हैं, लॉस के केस में कितना दे सकते हैं, उसमें लिखा है डिविडेंड 30 दिन में दे देना चाहिए। डिविडेंड बैंक अकाउंट में पैसा जमा होगा और वहां से लोगों के घर में जाएगा, लोगों के अकाउंट में जाएगा। 30 दिन में ना पे हो तो कंपनी विद इंटरेस्ट देने के लिए लायबल है। चलो, यानी डिविडेंड कब इनकम आना चाहिए, डिक्लेरेशन बेसिस पे। हाँ, अगर किसी सरकार ने गारंटी दे रखी है डिविडेंड की, मेरे पास एक कंपनी के 10 लाख फेस वैल्यू के शेयर हैं जिसे भारत सरकार ने गारंटी दे रखी है 5% डिविडेंड हम देंगे, अगर ये कंपनी ना भी दे तो 5 हम दे देंगे। यानी अगर ये कंपनी देने की हालत में ना हुई तो 5 की चिंता छोड़ो, 5 हम देंगे। ज़्यादा दे दे कंपनी तो दे दे, फिर 8 दे दे, 10 दे दे, हम 5 देंगे कम से कम। 5% मान लो इनकम, कौन रोकता है फिर? 5 तो कन्फर्म है। सरकार पे भी विश्वास थोड़ी उठ गया हमारा, सरकार पे तो पूरा विश्वास है। सरकार कह रही झंडे लगाओ, तिरंगा फिराओ, तो फिरा लेंगे, लगा लेंगे हर जगह। 75 करोड़ झंडे लगा देंगे हम देश में। अभी कहीं आ रहा था, कहता जी अमूल के पैकेट पे तिरंगा बनाया, उन्होंने तो देशभक्ति के लिए तिरंगा लगा दिया अमूल के पैकेट पे। पता नहीं लगा कि नहीं, मैं अमूल का नाम ले रहा हूँ, किसी ने मुझे बताया कैसा हुआ। किसी ने ऑब्जेक्शन किया कि देशभक्ति के नाम से तिरंगा फहरा दिया, खबरदार अब उस पैकेट को फेंका तो कचरे में, क्योंकि उसमें तिरंगा भी कचरे में जाएगा। अगर किसी ब्रांड ने लगाया तो वो कॉन्शियस हो जाए, पंगा पड़ सकता है, फालतू की कंट्रोवर्सी में फंस जाए। क्योंकि अब पैकेट वाला तो फेंकेगा, जूठा पैकेट, वो कहाँ संभालेगा उसको, गंदगी स्मेल हो रही, फेंकेगा। तो तिरंगा लगाओ ना ऐसी किसी चीज़ पे। अब ये 75 करोड़ तिरंगे लगेंगे, कहाँ संभालेंगे लोग? आधों को पता ही नहीं, बस वो 15 अगस्त के उतार के इधर उधर झाड़ू पोछा लगा लेंगे, और साफ सुफूस करने के लिए कोई एक्टिवा में रख लेगा। अगले के लिए तो क्या ओकेजन गया, उसको थोड़ी पता भैया कंट्रोवर्सी क्रिएट होनी है कि तिरंगे से तू अपनी एक्टिवा साफ कर रहा है। ये हर चीज़ को लिमिट में ही रहने दो, अच्छा रहता है। जब एक्सेस होगी, घर में पता लगा अगले के घर में 20 तिरंगे इकट्ठे हो गए, हर एक घर के बच्चे को 15 अगस्त को पकड़ा दिया, वो घूम के आ रहे हैं, बच्चा 20 इकट्ठे हो गए, घर में कहाँ संभाल लेंगे? बच्चा तोड़ेगा, फेंकेगा, इशू बनेगा। देखेगा इशू तो फिर बाद में ही पता लगेंगे, अभी तो फिर आओ 15 करोड़ नहीं 75 करोड़। चलो, तो सेल, एडवर्टीजमेंट, इंटरेस्ट, रेंट, कब रेवेन्यू मानना चाहिए, आइडिया हुआ। वैसे इन तीनों पे मेन चीज सर्विस, इंटरेस्ट या रॉयल्टी वगैरह और सेल, इनको डिटेल में मैं पढ़ूंगा, पर आप एक बार स्टार्टिंग में देखो, रेवेन्यू वर्ड का मतलब क्या है? इनफ्लो आना, कैश रिसीवेबल आना या किसी अदर फॉर्म में आना। कैश अभी नहीं आ रहा, उधार सही, डेफर्ड पेमेंट सही। किस वजह से? सेल ऑफ गुड्स या ट्रांसफर ऑफ या सर्विस प्रोवाइडिंग या यील्डिंग इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट एटसेट्रा। यानी ये 3 चीजों को मेन कवर कर रहा है। एक तो सेल ऑफ गुड्स, एक सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हो उसके पैसे, तीसरी चीजें आ गई ये जो रिसोर्सेज देते हो आप, बिल्डिंग देते हो रेंट के लिए, शेयर में लगाते हो डिविडेंड के लिए, कर्ज देते हो इंटरेस्ट के लिए। इसका रेवेन्यू है रेवेन्यू। इसके इनफ्लो की बात करता है, जैसे सेल की बात करता है वो सेल से रेवेन्यू, एजेंसी आपकी तो कमीशन रेवेन्यू है। तो ये रेवेन्यू रिकग्निशन का यस कहता है कब P&L में लिखे रेवेन्यू को। मेनली ये किससे कंसर्न है? ये टाइमिंग ऑफ द रिकग्निशन से कंसर्न है, कब P&L में लिखा जाए। लेकिन AS9 कहता है जी मेरे बस का नहीं है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कहता है AS7 से हेल्प लो। बड़ा पंगा है, बिल्डिंग बना रहे हो, बीच में बिल्डिंग, आप किसी की बिल्डिंग बना रहे हो 80 लाख रुपए की, अभी 1 साल हुआ है खत्म, बिल्डिंग आधी अधूरी है, कुछ पैसे आ गए, कुछ आने हैं, कुछ काम बाकी है, बड़ा मुश्किल है, कितना काम हो गया, कैसे प्रॉफिट निकालें? तो इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है, वो बताएगा हाउ टू कंप्यूट प्रॉफिट, वो बताएगा AS7। AS9 कहता है जी मेरे से मत पूछो, AS7 से पूछो। कहता है हायर परचेज में रेवेन्यू कब माना जाए? देखो हायर परचेज में थोड़ा अजीब है ना, ओनरशिप कब जाती है? लास्ट में। तो लास्ट में रेवेन्यू मानने के शुरू में मानने, एक डाउट रहता है,
लेकिन मार्केट का ट्रेंड है, लोग मान लेते हैं शुरू में, इंटरेस्ट को फिर मान लेंगे जैसे जैसे आएगा। एक बार तो सेल शुरू में मान लो, बाहर भी तो अपनी ओनरशिप मान लेता है, डेप्रीसिएशन लगा लेता है बाहर पूरी मशीन पे। वैसे तो कह रहा है AS19 बता देगा जी, उससे पूछ लो रेवेन्यू कब मानने। वैसे आपको मैंने बता दिया, शुरू में ही मान लेते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट को रेवेन्यू कब मानने कहते हैं, AS12 से पूछो। AS12 कहता है ना, अगर ग्रांट से रिलेटेड शर्तें पूरी कर दी देन ओनली यू कैन बुक द रेवेन्यू, अदरवाइज नहीं। सरकार ने कहा बिजली का बिल भरना है, इससे इसलिए ग्रांट दी, तो बिल आना चाहिए तब वो ग्रांट क्रेडिट होगी P&L में। बिल आए ही नहीं, काम प्रोजेक्ट चला ही नहीं रहे, तो वो गवर्नमेंट ग्रांट लायबिलिटी में पड़ी रहेगी, रिफंड भी हो सकती है वो। ठीक, कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले रेवेन्यू कैसे मानेंगे, बड़ा टेढ़ा पंगा है। अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी में आता है, टाइम टू टाइम कभी सिलेबस में लगा देते हैं अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, कभी हटा देते हैं। चलो, इसके अकाउंट्स बनाने थोड़े मुश्किल हैं इंश्योरेंस कंपनी के, BCom 2 में पढ़ेंगे आप इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट। 99% स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में बड़ा पंगा है। मान लो आपने बीमे कर दिए लोगों के व्हीकल के, अब व्हीकल का बीमा कोई जून में हो रहा है तो अगले साल जून तक चलेगा, आपका साल मार्च में खत्म होना है, सारा इंश्योरेंस प्रीमियम इनकम मान नहीं सकते। कोई बंदा दिसंबर में आ रहा है, साल का बीमा है बाइक का, उसका बीमा तो अगली दिसंबर तक चलेगा, आपका तो तीसरे चौथे महीने बाद मार्च आ जाएगा। उसका क्या ऐसे निकालते ना महीने गिन गिन के? इंश्योरेंस कंपनी के लिए सोचो कितना मुश्किल है। हाँ जी सर, ये 13 दिसंबर को आया है, 13 दिसंबर से 31 दिसंबर 18 दिन और 3 महीने आगे, इसका इस साल क्या बाकी एडवांस, फिर अगले साल इनकम में जोड़ो, यूं करते रहे। उनके तो सारे बीमे ऐसे हैं। आम बिजनेस में तो क्या होता है, 2-4 एंट्री होती है प्रीपेड वाली, लेकिन बीमा कंपनी के पास तो सारे केस ऐसे हैं। गाड़ियों के बीमे को सितंबर में आ रहा है, कोई 10 सितंबर को, कोई 15 सितंबर को, कोई 10 अक्टूबर को, सभी का प्रीपेड यूं निकालते रहे एडवांस इनकम, तो बड़ी दिक्कत हो जाए। उनमें सीधे शॉर्टकट है, फार इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आमतौर पे हम व्हीकल का और ये करवाते हैं ना, घर का, मोबाइल का, ये फार इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। 50% इस साल का मानते हैं, उसमें सीधा रूल है, आधा इस साल का मान लो, झंझट नहीं है, एक एक का देखना आसान नहीं है। अगर इस साल 4 करोड़ प्रीमियम आया ना, वो मान लो इसमें एडवांस इनकम कितनी है, 2 करोड़, वो लायबिलिटी में दिखा दो, 2 करोड़ कहाँ दिखा दो, इनकम। अगले साल ये 2 करोड़ ओपनिंग प्रीपेड ऐड हो जाएगा, नए वाले में 50% कम कर देंगे, क्लोजिंग प्रीपेड। उनके सीधे असूल हैं ऐसे। मैरिन इंश्योरेंस आता है उनका, एक समुद्री सामान और उनका, उसमें 100% ही अगले साल का मान लेते हैं। 10 लाख आए, 10 लाख ही अगले साल का, कहते हैं एडवांस इनकम है। तो ऐसे लगता है ना, फिर तो इनकम आएगी नहीं, पहले साल नहीं आएगी, फिर तो आएगी, क्योंकि पिछले साल वाला ओपनिंग ऐड, करंट ईयर वाला कैरी फॉरवर्ड, तो वो इनकम पिछले साल वाला इनकम बन जाएगा। चलो, मुझे ज़्यादा इसमें नहीं जाना, मैंने आपको टेक्निकल इशू बताया। AS9 क्यों नहीं हेल्प कर रहा, AS9 इसमें क्यों नहीं हेल्प कर रहा, वो मुश्किल है, उसका हिसाब किताब अलग है। इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट पढ़ने पड़ेंगे। 1956 एक्ट है इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस का, 1930 है जनरल इंश्योरेंस का, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट निकालते। AS9 कहता जी मेरे से हाथ जुड़वा लो, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं निकाल सकता इंश्योरेंस कंपनी के प्रॉफिट, उसके लिए इंश्योरेंस एक्ट में जाना पड़ेगा। अजीब है ना सिस्टम, मैंने आइडिया दिया थोड़ा आपको, प्रॉब्लम है उसमें। तो किस किस कौन कौन से बीमे आनी, कौन कौन से रेवेन्यू को नहीं पढ़ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वालों का रेवेन्यू हम नहीं निकाल लेंगे, AS7 निकालेगा। हायर परचेज पट्टे पे देते हो कब रेवेन्यू मानने, क्योंकि उसमें अजीब सिस्टम है ओनरशिप लास्ट में जाने का, कहता वो AS19 बता देगा, उसके अकॉर्डिंग वो देखेंगे वो क्या बताता है। ठीक है, और कह रहा है कि ग्रांट को कब इनकम मानने, जब शर्तें पूरी हों, ये AS12 बता देगा, क्योंकि बहुत बार ये रिफंड भी हो जाती है शर्तें ना पूरी होने पे, आपको पता है। ठीक है, और फिर कहता है कि भाई कोई इंश्योरेंस कंपनी का रेवेन्यू जानना है तो हम नहीं जान सकते, उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट देखने पड़ेंगे। नीचे एक पैरा है, कहता है कुछ एग्जांपल इनकम तो हो सकते हैं पर इनको रेवेन्यू नहीं माना जाएगा, इसकी स्टडी भी नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, मशीन 10 वाली 12 में बेच दी, 2 लाख रुपए गेन, पर ये रेवेन्यू नहीं है, गेन है, गेन लॉस आएगा असेट्स बेचने का, इसकी बात नहीं कर रहा मैं। AS9 कहता है ये प्रिंसिपल एक्टिविटी नहीं है। हाँ, गाड़ियां बेचना आपका काम है, देनों के, फिर गाड़ी बेचना रेवेन्यू है, मैं गाड़ी बेच दूं घाटा फायदा मेरा, ये AS9 नहीं पढ़ रहा। चलो एक केस, मेरे पास माल बिना बिका पड़ा है, बेचा नहीं मैंने, पड़ा है,
मुझे आके किसी ने कहा साहब ये जो आपका 10 लाख का माल है 14 का बिकेगा, 14 का महंगा हो गया, दैट इज अनरियलाइज्ड गेन। अभी बिका तो नहीं, अनरियलाइज्ड गेन। हम AS9 में इसे भी नहीं पढ़ेंगे। और वो मशीन 10 वाली 12 बेच के गेन आ गया, वो रियलाइज है, आ चुका है। इनकम में लिख लो। AS9 कहता है मैं वो थोड़ी कह रहा हूँ P&L में क्या लिखना है क्या नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ इस वर्ड का मीनिंग रेवेन्यू नहीं है, ये गेन है, इसकी डिस्कशन मैं नहीं करूँगा। क्लियर। फॉरेन एक्सचेंज महंगी सस्ती होगी, मान लो किसी को पैसे देने थे, डॉलर सस्ता हो गया, रुपया स्ट्रॉन्ग हो गया, फायदा हो गया, गेन या लॉस हो गया। AS9 कहता है ये हमारे बस का नहीं है, इन चीज़ों को 11 में निपटा लो। AS11 फ्लक्चुएशन का जो रूल होता है ना, उसमें क्या क्या होता था, IFO, NIFO, वो सब थे ना। ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन है कि कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है, इनिशियल सब्सिक्वेंट रिकग्निशन सब है ना। कहता जी वो उसके अकॉर्डिंग करो, वो हमारे बस का नहीं। AS9 तो सीधा आम सा दुकानदार की सेल, ब्याजों की कमाई, रेंट की इनकम, सर्विस प्रोवाइडर की इनकम कब लिखें उसकी बात करता है। और मुझे लगता है उसमें किसी को दिक्कत नहीं, वो सबको पता है, AS9 पढ़े बिना भी पता है। चलो अब मैं AS9 पढ़ता हूं। सेल ऑफ गुड्स का रेवेन्यू कम माने, देखो सेल ऑफ गुड्स का रेवेन्यू कम माने। पहली तो बात कहता है परफॉर्मेंस। हाँ जी, परफॉर्मेंस का मतलब रिस्क एंड रिटर्न क्या हो जाए, रिस्क एंड रिटर्न ट्रांसफर टू बार। क्या रिस्क और रिटर्न ट्रांसफर टू बार होगी, यानी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, यानी डिलीवरी दे दी। दूसरा, देयर मस्ट बी नो significant uncertainty regarding measurement of revenue and collection। कहता मैं ये नहीं कह रहा सर्टेनिटी हो, मैं ये कह रहा हूं अनसर्टेनिटी ना हो। एक स्टूडेंट कहता है ये अजीब बात है, देयर शुड बी नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी। तो कहता सर अनसर्टेनिटी ना हो, तो इसका मतलब आप सर ये कहना चाहते हो देयर मस्ट बी सर्टेनिटी। ना, मैं ये नहीं कह रहा, फिर मैं ये कह देता देयर मस्ट बी अ सर्टेनिटी। ना ना, मैं कह रहा हूं अनसर्टेनिटी ना हो। ये तो वो बात है भाई, सर्टेनिटी तो फिर तभी आती जब जेब में माल आता है, तब सर्टेनिटी आती है, उसके बिना नहीं आती। तो क्या रेवेन्यू ना लिखें, फिर तो कैश बेसिस पे बुक्स बना लो। नहीं, ये कहता है, मैं ये कह रहा हूं परफॉर्मेंस कर दी, यानी आपने माल दे दिया क्या बाहर को, रिस्क रिटर्न बाहर का हो गया। आंसर इज यस। अगला स्टेप पूछता है क्या मोल भाव मेजरमेंट किसका, रेवेन्यू का, क्या उसके प्राइस को लेके कोई अनसर्टेनिटी है, क्या मोल भाव होना बाकी है क्या। आप कहते हो जी बिल्कुल बाकी है, रेट मुकाया नहीं है, फिर ठहरी जाओ, ब्रेक लगा लो, अभी रेवेन्यू ना मानो, भाव ही नहीं किया यार तुमने अभी। जैसे होता नहीं, मंडी में चावल ले गया एक आदमी, 4 क्विंटल चावल ले गया कोई अपने से, कर लेगा, कर लेंगे। अब चावल की बड़ी किस्म है, रेट फाइनल होना है बैठ के, कोई MRP वाला सामान तो है नहीं चावल, रेट फाइनल होना है, फिर रुक जाओ, अभी मेजर ही नहीं हुआ रेवेन्यू, भाव ही नहीं फाइनल हुआ, तो रेवेन्यू नहीं मान सकते अभी। चलो भाव हो गया, मैं कहता हूँ MRP वाला सामान है, MRP लिखा, उसमें क्या है, दिक्कत नहीं होती उसमें, पता ही है। रेवेन्यू मेजरमेंट हो गया, परफॉर्मेंस होगी, वादा पूरा हो गया, मतलब सामान दे दिया। कलेक्शन, देयर शुड बी नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कलेक्शन, कलेक्शन को लेके कोई अनसर्टेनिटी तो नहीं है। कि नहीं सर कोई शक नहीं है, कलेक्शन को लेके आएंगे। क्या तेरा दिल कहता है आएंगे, कहता हाँ कहता है आएंगे, लिख ले रेवेन्यू। कहता बाद में डूब गए तो क्या बेड डेट्स डाल देना, क्योंकि आप एक बार तो रेवेन्यू लिख लो। क्या सर फिर तो इसका मतलब वही पक्का, पक्का नहीं कह रहा, पक्का तो पैसे आने पे ही होगा। आप एक ग्राहक को माल बेच रहे हो, सुनो मैं एक दुकानदार हूँ, मेरा मान लो क्रॉकरी का काम है, या चलो कंप्यूटर हार्डवेयर का काम है, मेरे पास बंदे आते हैं, पहले भी लैपटॉप ले गए, कंप्यूटर ले गए और गैजेट्स ले गए, पैसे दे गए, फिर आ गए, फिर दे गए। इस बार भी सोहन नाम का एक आदमी आया, वो सोहन पहले भी आता है, पैसे दे, बहुत पुरानी जान है, 10 साल से आ रहा है। इस बार भी 60,000 का माल ले गया सोहन, दे दूंगा, कहता 2 महीने में दे दूंगा। मैंने कहा ले जाओ, दे दिया। वो माल लेके गया मेरे से 1 मार्च को, पैसे देगा वो मई में, तो 31 मार्च को मैं धर्म संकट में हूँ कि रेवेन्यू मानूँ कि ना मानूँ। सोचो, सारी बातें सोचो, क्या परफॉर्मेंस होगी। हाँ, सोहन सिंह माल ले गया, परफॉर्मेंस होगी, डिलीवरी होगी। डिलीवरी ना हो, उसकी रिक्वेस्ट पे यहाँ पड़ा हो तो भी परफॉर्मेंस है,
मान लो माल पसंद कर लिया अगले ने, कहता भाई साहब यहीं छोड़ दो, मौसम ख़राब हो रहा है, बार बारिश आ रही है, तो एक बार यहीं छोड़ दो फिर ले जाऊँगा। मेरी तरफ से तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, वो ले जाएगा बाद में, ओनरशिप उसकी होगी है, ठीक है ना। परफॉर्मेंस, क्या मोल भाव को लेके डाउट है? ना जी, रेट मुका लिया है, बात हो गई है, इतने रुपये 60,000 रुपये। क्या देयर शुड बी नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कलेक्शन, क्या कलेक्शन को लेके कोई डाउट है? मैंने कहा कोई डाउट नहीं, बहुत पुराना कस्टमर है, कई सालों से आ रहा है। लिख लो रेवेन्यू 31 मार्च को, चाहे 1 मई को जाके पता लगा सोहन बिकेम इंसॉल्वेंट, कोई बात नहीं, बेड डेट्स लिख लेंगे, गलत नहीं थे हम, क्योंकि कोई शक करने की वजह। तो आप कहोगे जी फिर तो सारी सेल को रेवेन्यू मान ही लो, क्योंकि अनसर्टेनिटी होगी तो हम बेचेंगे क्या सर? अगर डाउट होगा तो हम तो बेचेंगे सोच समझ के ही। चलो एक केस सुनना, एक बंदे की दुकान के सामने एक बड़ा नेता आके गाड़ी रोक लेता है, वो दबंग नेता नहीं होते, जैसे न्यूज़ की दुनिया में ऐसे नेताओं को बाहुबली बोला जाता है। बाहुबली मीन्स ऐसे नेता जो गुंडे गांडे रखते हैं और इस तरह से काम करते हैं, उनका काम करने का एक स्टाइल है। यूपी में बहुत हैं, बिहार यूपी भरा पड़ा है ऐसे गुंडों से। तो चलो, एक ऐसा नेता के आपके सामने गाड़ी रोक लेता है, गाड़ी के उसका बंदा आता है और सामान लिखवा रहा है, 4 किलो चीनी डाल दो, 2 किलो टाटा टी, टाटा चाय डाल दो, ये डाल दो, 2 डिब्बे देसी घी के डाल दो, डलवा लिया। लगभग 20,000 रुपये का माल है। बात है ये 30 मार्च की या 25 मार्च की बात है। माल ले गया, आप समझ गए माल तो ले गया ना, उसने पैसे पूछे, देने वाले पैसे तो पूछते हैं भाई साहब बिल कितना हो गया, बस माल डाल के जा रहा है। आप लिखते रहे, वो ले पकड़ के नहीं गया पर्ची, ये पर्ची तो दे दो सामान की, लेके चला गया। आपकी हिम्मत नहीं हुई कि रोक के पर्ची मांग ले, वो गुंडे हैं। आप कहते कोई बात नहीं, गए पैसे। ऐसा होता है, ऐसा होता है रियल में, बहुत होता है। यहाँ हफ्ता लेते हैं लोग, हिंदुस्तान में कई जगह हफ्ता समझ के ना, हर बंदे आ जाते हैं, 15 दिन बाद खर्चा दो, नहीं तो फिर ये करेंगे वो करेंगे। अब पंजाब में वो मर्डर हुआ है, वहाँ यही कुछ तो चल रहा है। वहाँ एक बढ़िया सक्सेसफुल आदमी देखा भी, गाने गुने गाता है, इसके पास अच्छी गाड़ी आ गई, पैसा आ गया, आ जाते हैं वो, उससे पैसे मांगते हैं, 2 करोड़ दे दे नहीं तो मार देंगे। बोलो, बंदे ने मेहनत करके पैसे कमा लिए और ये अजीब दादागिरी है। ये यूपी में हर जगह है, ये कई जगह है, मतलब सब जगह नहीं है, कई जगह है, सब जगह नहीं है पर कई जगह है। पंजाब में है, ऐसा हो रहा है, सरेआम मांगते हैं पैसे। कोई रिलेटिव है मोगा साइड, वो फेमस जगह है, मोगा गांव है, वो बदमाश ही वहाँ मुझसे वाले वहीं भागे थे। मोगा शहर है वहाँ, कोई रिश्तेदार का राइस मिल है वहाँ, वो उतार रहे थे, उनके धमकी आ रही है, हम तो शिफ्ट होने की सोच रहे हैं यहाँ से, फ़ोन आ रहे हैं लोगों गुंडों के। ये ऐसी है, मतलब देखा ना, बंदा सक्सेसफुल हो गया, धमकी, पैसा दो नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। तो क्यों वो पैसे 20,000 का माल ले गया, परफॉर्मेंस होगी, हाँ सामान दे दिया। क्या मोल भाव को कोई दिक्कत है? ना, सारों के रेट पता है, MRP वाला सामान है। कलेक्शन को लेकर अनसर्टेनिटी है? हाँ है, अनसर्टेनिटी है, आने के ऊपर डाउट है, तो आपको रेवेन्यू नहीं लिखना चाहिए, वेट करो। इसे रेवेन्यू लिखना खतरा, रेवेन्यू मत लिखो, ठीक। रेवेन्यू तब लिखो अगर अनसर्टेनिटी ना हो। अगर मैं ये वर्डिंग लिख दूं, देखो मैंने क्या लिखा, देयर शुड बी नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी, मतलब कोई डाउट नहीं है, लिख लो। कलेक्शन को, भाव को लेके, क्लेम हो गई, प्राइस रिवीजन वगैरह हो गया, किसी से क्लेम मांग रहे हो कोर्ट में या कुछ प्राइस चेंज होने पे, इनमें ना कहता है देयर शुड बी सिग्निफिकेंट सर्टेनिटी रिगार्डिंग मेजरमेंट एंड कलेक्शन। इनमें ना ये वाली शर्त बदल दी उन्होंने, मेजरमेंट कलेक्शन वाली। क्लेम के झगड़े हैं, झगड़े क्लेम मांग रहे हो, प्राइस रिवीजन के मामले हैं, उन केसेस के अंदर आपको रेवेन्यू कब बुक करना है? देयर शुड बी सिग्निफिकेंट सर्टेनिटी, पक्का हो तब। देयर शुड बी सिग्निफिकेंट सर्टेनिटी रिगार्डिंग मेजरमेंट एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, तब रेवेन्यू मानो, वरना नहीं। फॉर एग्जाम्पल सुनो, मेरी दुकान है, मेरी दुकान पे सुधांशु आता है, वंशिका आती हैं, विंदर आती हैं, कशिश आती हैं, या अर्शदीप कह सर सामान दे दो। मैंने कहा जी अभी हफ्ता रुक जाओ, अगले हफ्ते सामान दूंगा। कह सर क्या बात होगी?
मैंने कहा नहीं, वो ना रेट लिस्ट बदल गई है, कई सामान सस्ते हो गए हैं, कई सामान महंगे हो गए हैं, तो मैं नहीं दे सकता, रेट नया आ गया, नए पे देना है। ये कहते हैं सर सामान तो हमें अर्जेंट चाहिए, सामान दे दो। तो मैंने कहा जी देखो ऐसा है, फिर एक तरीका है, मैं आपको आज के भाव पे सामान दे देता हूँ, रेट लिस्ट नहीं आ चुकी है, मेरे पास पहुँचने वाली है, मैं आपको फिर बता दूंगा, रेट बढ़ गए होगे तो और दे देना, मैं आपको नई लिस्ट भेज दूंगा, घट गए तो मेरे से लिखवा लो, मैं आपको वापस दूंगा। 500 लोग सामान ले गए, और क्या हुआ, बाद में लिस्टें 20% बढ़ के आ गई, 10 वाले के 12 आ गई, 20 वाले के 24 आ गई, 30 वाले के 36 आ गई। मैंने सबको फ़ोन किया, मैंने कहा जी वापस आओ और सारे इतने इतने पैसे और दे के जाओ। और आगे से फ़ोन या तो पिक नहीं हो रहा, या फ़ोन काटा जा रहा है, या वो कहते वाह, कहता और आ गया तो और मांग रहे हो, कम हो जाते तो फ़ोन करते, कहते किसी कम वाले को किया आपने फ़ोन, वापस ले जाओ पैसे, हम नहीं देते। इसमें झगड़ा रहता है अक्सर, अगला कहता तूने पता नहीं लिस्टें ऐसे बनवा ली होंगी, ये है वो है, ऐसे ही ड्रामा कर रहा है। ऐसे ही होता ना, क्लेम के मामले भी ऐसे होते हैं, बीमे से क्लेम मिलना है, कैसे रेवेन्यू मान लो मांगते रहो, तूफान आया दुकान का सामान खराब हो गया, फ्लड आया दुकान का सामान खराब हो गया, उसका क्लेम मांगा हुआ है बीमा कंपनी से, तो वेट ही करते हो ना जब तक क्लेम हाथ में ना आ जाए। ये डिस्प्यूट के केस होते हैं, क्लेम हो गया, प्राइस रिवीजन हो गया, इनमें ना झगड़ा ही होता है, आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, इसको वेट करो, रेवेन्यू मानना ठीक नहीं तब तक जब तक पक्का डैम श्योर ना हो जाए। पहले ही फोन पे कशिश ने कहा सर कल ही दे देंगे, मतलब ऐसा श्योर हो गया कि हाँ कल दे देंगे, या इन्होंने रिटर्न में मैसेज डाल दिया कि ओके सर श्योर कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मतलब नहीं तो वेट ही करना चाहिए अगर ऐसा कुछ है। या फिर मुझे ना पोस्ट डेटेड चेक देगा ग्राहक क्या करता है, मुझे ना 1 महीना आगे की डेट लिख के चेक देगा, चेक कभी क्लियर नहीं हो सकता, 1 महीने बाद होगा, पर चेक देगा तो और क्या चाहिए मेरे को, सबूत है ये कि बंदे के इरादे नेक हैं, तो मैं रेवेन्यू मान सकता हूँ। यानी इनमें अनसर्टेनिटी की जगह देयर शुड बी नो सिग्निफिकेंट, अनसर्टेनिटी की जगह क्या देखना है, देयर शुड बी सिग्निफिकेंट सर्टेनिटी, तब रेवेन्यू मानना है। चलो एक केस बताना, मैं एक दुकानदार हूँ, मैंने अपने सारे ग्राहकों को कह दिया भैया 1-1 महीने में सारे उधार का पैसा दे देना, वरना सब पे क्या लगा दूंगा मैं, ब्याज। वो कहे हाँ दे देंगे सब ले गए। अब महीने बाद क्या मैं ब्याज लगाता जा रहा हूँ, आगे से जवाब आता कहता पैसे ही ले लो वही बहुत है, तो ब्याज मांगते हो, आगे से ये जवाब आ रहे हैं। और पुराना एक्सपीरियंस भी बताता है कोई 10-5% ही लोग ब्याज देते हैं, ब्याज कोई नहीं देता। तो रेवेन्यू मानना चाहिए, साल के एंड में बड़ा ब्याज इकट्ठा हुआ पड़ा है लोगों पे, रेवेन्यू मानना चाहिए नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस बताता है कभी पास्ट में भी ब्याज आया नहीं। और आगे से फ़ोन पे रिप्लाई भी ऐसा नहीं है कि लोग देने के मूड में हैं, वेट करो, इसे रेवेन्यू मानना ठीक नहीं। गाड़ियों का नुकसान हो गया, दुकान के सामान का नुकसान हो गया, बीमे कंपनी के पास क्लेम डाला है, वेट करो जब तक हाथ में पैसे ना आए, रेवेन्यू मानना ठीक नहीं। समझ आ गया? यानी सेल में गुड्स पे परफॉर्मेंस क्या है, सामान देना, रिस्क रिटर्न बायर को देना, अभी ले गया या ले जाएगा कोई बात नहीं। दूसरी चीज कलेक्शन मेजरमेंट को लेकर देयर शुड बी नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी ना हो। नॉर्मली माल दे दिया रेवेन्यू मान लो, क्लेम प्राइस रिवीजन में वेट करो, तब तक रेवेन्यू नहीं, जब तक कंफर्म ना हो जाए, पक्का डैम श्योर ना हो जाए, तब तक रेवेन्यू ना मानो। हाँ जी, सर्विस में क्या होती है परफॉर्मेंस, सर्विस में परफॉर्मेंस क्या होती है, वही सेट ऑफ प्रॉमिस पूरा हो जाए। ट्यूशन पढ़ा रहा हूं तो परफॉर्मेंस क्या है, सिलेबस का खत्म होना। दलाल है तो डील करवा देना, डॉक्टर है ऑपरेशन के पैसे ले रहा है तो ऑपरेशन कर दे। सर्विस में तो यही होगा, प्रॉमिस उसका पूरा होगा तो ही परफॉर्मेंस होगी, तभी पैसे लेने का हकदार है, या ले लिए तो इनकम तब तक नहीं मानेगा जब तक काम ही ना हो। काम ही नहीं किया तो रेवेन्यू कैसे मान लेगा। कुरियर वाले ने पैसे ले लिए, कुरियर ही नहीं करवाया अभी, तो रेवेन्यू मान लेगा वो नहीं। मिस्त्री ने पैसे ले लिए, कहता एसी ठीक कर दूंगा, करे तो सही पहले एसी ठीक, फिर देखेंगे रेवेन्यू मानने के नहीं। फिर उसके बाद भी क्या देखेंगे, पैसे लिए नहीं, एसी ठीक कर दिया, उसके बाद कोई अनसर्टेन, वो कंडीशन दोनों सेम है क्या, देयर शुड बी नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग मेजरमेंट एंड कलेक्शन। एसी ठीक कर दिया, रेट फाइनल हो गया, पैसे नहीं आए, आ जाएंगे कोई बात नहीं, रेवेन्यू मान लो। लेकिन काम बड़ा झमेला है, थोड़े पार्ट अपने लगाए, थोड़े उनसे ले लिए, बैठ के हिसाब किताब करना पड़ेगा कितना बिल बनता है। तो यहाँ तो मेजरमेंट को लेके क्या भी
अनसर्टेनिटी, वेट करो, इसे इस साल अभी रेवेन्यू ना मानो। क्लियर? इंटरेस्ट का मैंने बता ही दिया, रिसोर्सेज यूज के लिए देते हो तो इंटरेस्ट टाइम बेस पे इनकम में आएगा, रेंट भी टाइम प्रोपोर्शनेट, जितना टाइम गया है उसके अकॉर्डिंग। रॉयल्टी क्या होती है? जैसे बुक्स राइटर को देता है पब्लिशर, तो जितनी बुक प्रिंट करेगा उस हिसाब से राइटर अपनी इनकम मानेगा, जितनी बुक पब्लिश कर ली उस हिसाब से राइटर अपनी इनकम मानेगा। समझ आया? लगभग तो एएस यही है, बस मेन तो बात एएस में यही है, छोटा सा कंसेप्ट है, कोई ज़्यादा बात नहीं है। पढ़ो आप, सेल ऑफ गुड्स में परफॉर्मेंस क्या? रिस्क रिटर्न, यानी टाइटल किसका हो जाए? बार का, एक तरह से ओनरशिप बार की। मेजरमेंट मीन्स रेट को लेके, पैसे प्राइस को लेके कोई डाउट ना हो, कलेक्शन को लेके कोई डाउट ना हो तो रेवेन्यू मान लो। पर पेज नंबर 1 पे नीचे नोट दे रहा है, क्लेम और प्राइस रिवीजन के केसों में रेवेन्यू तब मानना चाहिए जब ये सर्टेनिटी हो, देयर शुड बी सिग्निफिकेंट सर्टेनिटी रिगार्डिंग कलेक्शन, रिगार्डिंग मेजरमेंट। शर्त नंबर 2 और 3 मैंने इकट्ठे लिख दिए, इनमें क्या होनी चाहिए? सर्टेनिटी, तब रेवेन्यू मानेंगे। नेक्स्ट पे बार डिलीवरी लेट ले जाए कोई बात नहीं, ओनरशिप किसकी हो जाती है? बार की, तो हमारी तरफ से क्या हो गया समझो? परफॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, डिलीवरी लेट लेता है। इंस्टॉलमेंट में सेल है, देखो इंस्टॉलमेंट में सेल है मीन्स 4-4 पीस करके माल देते हैं, तो 4 पीस को रिवेन्यू मानो, जो इंस्टॉलमेंट परफॉर्म होगी उसी को रिवेन्यू मानोगे। माल बनता है, जैसे ही बनता है दे देते हैं, बनता है दे देते हैं, बनता है दे देते हैं, तो रेवेन्यू उतना ही मानोगे जितनी इंस्टॉलमेंट क्या है? डिलीवर हो गई। जो माल ही नहीं बना उसे रेवेन्यू थोड़ी मान लोगे। हाँ, इंटरेस्ट को तो जैसे 2 बातें हैं, अगर ये हायर परचेज वाली बात कर रहा है, कार किश्तों पे बेची, मान लो सुनो, मेरी कार एजेंसी है, कार आई 6 लाख, मैं बेच रहा हूँ 7 लाख में, या 6 लाख वाली 6.5 लाख में, 50,000 मेरी कमाई है। पर सामने वाला कहता किश्तों में देंगे सर 5 साल में, मैंने कहा 7 लाख लगेंगे, 140 करके 5 साल में। तो ऐसा है, 6 की 6.5 में बेची, ये तो 50,000 रेवेन्यू पहले ही साल मान लो, क्योंकि ओनरशिप समझो क्या है, लेट जाना एक फॉर्मेलिटी है। गाड़ी ले गया, वो एफिडेविट वगैरह सब ले लिए, 6.5 लाख के 6 वाली 50,000 तो रेवेन्यू मान लो। लेकिन 6.5 के साथ आएंगे जो 50,000 एक्स्ट्रा धीरे धीरे ब्याज, उससे रेवेन्यू कम मानेंगे। हर साल थोड़ा थोड़ा करते थे, हायर परचेज के चैप्टर में थोड़ा थोड़ा हर साल का ब्याज रेवेन्यू में जाएगा। गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस देते हो तो रेवेन्यू कब मानते हो? जब वो फोन करके कह दे मुझे पसंद है, या टाइम एक्सपायर हो जाए वापस ना करें, या वो कुछ ऐसा करे जो इनकंसिस्टेंट विद ओनरशिप लगे। मीन्स वो गाड़ी ले गया, कहता चला के देखता हूँ, अच्छी लगी तो रखूंगा, वो गाड़ी के टायर टूर बदल देता है, गाड़ी का डिजाइन मॉडिफाई कर देता है, तो इससे क्या लगता है कि उसने गाड़ी को एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसे रेवेन्यू मान लो। सर्विस में आ जाओ, जैसे ट्यूशन पढ़ा रहा है, जैसे डॉक्टर, जैसे सीए, जैसे एडवोकेट, तो वो परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? सेट ऑफ एक्शन या सीरीज ऑफ एक्शन कंप्लीट हो जाए। जैसे ट्यूशन पढ़ा रहा है तो ट्यूशन का कोर्स पूरा हो जाए, ठीक है, ऐसे रेवेन्यू तब मानना चाहिए। ठीक, डॉक्टर है, ऑपरेशन कर रहा है, वो कहता है जी मैं 3 स्टेज में ऑपरेशन करूंगा, पहले करूंगा, फिर थोड़ा जख्म ठीक होगा, महीने बाद, फिर महीने बाद, पैसे एडवांस ले लिए, तो वेट ही करो, तीनों काम पूरे ना हो जाए तो रेवेन्यू मानना ठीक नहीं है। ओके, तो कहता है रेवेन्यू जब वो सेट ऑफ एक्शन कंप्लीट ना हो जाए तब तक रेवेन्यू मानना ठीक नॉर्मली नहीं है। मेजरमेंट, हाँ एक बात अलग, अगर मान लो मैं कहूँ सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैं 4 फीस चारों की बता दी, तो मैं ऐसा तो कर सकता हूँ ना, एक सब्जेक्ट पूरा हो गया उसका रेवेन्यू मान लूँ, दूसरा, हाँ वो हो सकता है, क्योंकि वो चारों अलग अलग सब्जेक्ट हैं मान लो, तो जो जो पूरा हो गया उसे रेवेन्यू गिन सकती हो, ये हो सकता है। ठीक है, मेजरमेंट और कलेक्शन को लेके अनसर्टेनिटी नहीं है सर्विस में भी, तो रेवेन्यू मान लो। ये कह रहा है पेशेंट ट्रीटमेंट करवा गया डॉक्टर साहब से, पैसे नहीं दे गया, कोई बात नहीं, डॉक्टर को विश्वास है कि बंदा जान पहचान वाला दे देगा, मान ले रेवेन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि कैश आए तभी मानना है, वेट कर लो, रेवेन्यू मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे एग्जांपल दे रहा है, अगर कोई एसी इंस्टॉल करता है रेवेन्यू कब मानेगा? पैसे ले लिए, एसी इंस्टॉल नहीं किया, जब तक इंस्टॉल नहीं होगा रेवेन्यू नहीं मानेगा। ऐड वाले जब तक ऐड चल ना जाए पब्लिक के सामने रेवेन्यू नहीं मानेंगे। इंश्योरेंस एजेंट कमीशन तब इनकम मानेगा जब वो इंश्योरेंस रिन्यू हो जाए या पॉलिसी हो जाए। कई बार पॉलिसी होने में ही टाइम लग जाता है, ये चेक करो वो चेक करो,
तो वो अपना कमीशन रेवेन्यू तब मानेगा जब वो पॉलिसी रिन्यू हो जाएगी। ट्यूशन वाला जब ट्यूशन का कोर्स पूरा हो जाएगा, एडमिशन फीस थिएटर वाला पैलेस वाला तब मानेगा जब वहाँ फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट को, रेंट को, रॉयल्टी, परफॉर्मेंस क्या है? टाइम बेस होती है। जैसे लोन ले गया, टाइम बीतता जाएगा, ब्याज अक्रू होता रहेगा। बिल्डिंग का रेंट भी टाइम के बेस पे अक्रू हुआ। पर डिविडेंड में क्या कह रहा है? अनटिल इट इज डिक्लेयर्ड बाय कंपनी इट कांट बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। रॉयल्टी है कोई बुक्स की या किसी गाने की, जैसे राइटर को मिलती है, तो वो जितनी बुक्स पब्लिश होंगी उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू माना जाएगा। कंडीशन नंबर 2, 3 तो सब में सेम है। कोई मेजरमेंट को लेके डाउट ना हो, कोई कलेक्शन को लेके डाउट ना हो तो रेवेन्यू मान लो। डाउट है तो वेट कर लो। नीचे नोट है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड फॉरेन कंट्री से आना है, फॉरेन एक्सचेंज में अनसर्टेनिटी आएगा कि नहीं आएगा तो वेट कर लो, पोस्टपोन कर दो रेवेन्यू रिकग्निशन को, मत मानो रेवेन्यू अभी। अगर ऐसा कोई डाउट है तो पंगा है ना, फॉरेन से आना है, कहता डाउट है आएगा नहीं आएगा, वहाँ से लेना भी आसान नहीं है, तो वेट कर लो ना, रेवेन्यू ना मानो। नीचे बॉक्स में कंडीशन 2 एसेंशियल कंडीशन, क्या कंसीडरेशन को फाइनल करने को लेके डाउट है तो वेट कर लो। भाव लगाने में दिक्कत है तो वेट कर लो। आपकी दुकान से कोई जान पहचान वाला मैगी के 4 पैकेट ले गया, कहता लिख लेना, लिख लो आप रेवेन्यू, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? मैगी का तो रेट सबको पता है। ये तो उन चीज़ों में दिक्कत होती है, जैसे कोई फर्नीचर है, अब ये लेक्चर स्टैंड है, क्या बाजार में किसी ब्रांड का आता है? ये लेक्चर स्टैंड किसी ब्रांड का आता है ना, तो बनाते हैं मिस्त्री, बढ़िया बना लो, भारी बना लो, हल्का बना लो, वो चीज़ है। ये कोई ब्रांड के थोड़ी आते, इनका वो बेंच है, वो बनवाने पड़ते हैं, ब्रांड के नहीं आते हैं। तो उनका रेवेन्यू बुक तब तक ना करो जब तक सामने वाले बार के साथ सेलर का भाव फाइनल ना हो जाए, तब तक रेवेन्यू नहीं। कंसीडरेशन यानी मेजरमेंट ऑफ कंसीडरेशन नहीं है अगर, तब तक वेट करो। सब्सिक्वेंट अनसर्टेनिटी, कहता है एक बार ग्राहक अच्छा है, माल दे दिया, देयर इज नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कलेक्शन एंड मेजरमेंट, रेवेन्यू मान लो। फ्यूचर में जाके अनसर्टेनिटी बन गई, अगले के बुरे दिन आ गए, कोई बात नहीं, बैड डेट्स डाल देंगे, प्रोविजन बना लेंगे, होता है कई बार। उस वक्त सही थे हम, फ्यूचर में ऐसा कुछ हो गया तो फ्यूचर में बैड डेट्स मान लो, आप गलत नहीं थे पहले ऐसा। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है इसकी, कहता है रेवेन्यू रिकग्निशन किस बेस पे कर रहे हो, परफॉर्मेंस होगी, कलेक्शन और उसको लेके डाउट नहीं तो मान लो रेवेन्यू, शर्तें पूरी हैं। और अगर नहीं बुक कर रहे तो आप रीजन लिख दो क्यों नहीं बुक कर रहे, अब लिख दो क्यों नहीं बुक कर रहे रेवेन्यू। आपको जी डाउट है कंसीडरेशन को लेके, उसकी रियलाइजेशन को लेके, या जो भी डाउट है तो बता दो, तो रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। हाँ जी, बस ये छोटा से ऐसी है, कुछ क्वेश्चन ये प्रैक्टिस के लिए बताना। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कहता है बीआरसी कंपनी ने रास्ते में माल का बीमा करवाया, ट्रांजिट इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है। सडनली 21-22 में परसेंटेज ऑफ एक्सीडेंट गोन अप टू 7% एंड वांट टू रिकॉग्नाइज इंश्योरेंस क्लेम एज रेवेन्यू। मान लो आप सामान का बीमा करवाते हो और सामान के नुकसान होने की चांस बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको नुकसान होगा तो बीमे से पैसे मिलेंगे ना, नुकसान होगा तो। कहता जी ये चाहते हैं कि रेवेन्यू में लिख लें इस क्लेम को। वैसे क्लेम का मामला है, अगर तो आपको लगता है जी कोई मेजरमेंट कंसीडरेशन को लेके, क्लेम को लेके कोई डाउट नहीं है और कलेक्शन को लेके कोई डाउट नहीं तो मान लो, वरना वेट करो। मैं ऐसे कह रहा हूँ, समझो मेरी बात क्या है। बंदे की दुकान का सामान था, बीमा था 10 लाख का माल, दुकान में आग लग गई, लगभग 7 लाख का माल या आधा माल 5 लाख के करीब माल जल गया। बीमे वालों के पास फाइल लगा दी हमने, क्लेम की बीमा था, वो कह रहे हैं जैसे कैसे आग लग गई, ये धोखा है, ये झूठ कह रहे हो आप, ये वो बात चल रही है। उन्होंने हाँ भरी, उन्होंने फाइल अप्रूव की, नहीं की ना, वेट करो रेवेन्यू कैसे। लेकिन उन्होंने फाइल साइन कर दी, या फिर ट्रेंड कहता है कि भाई वो अप्रूव करते ही हैं जो हम क्लेम सबमिट करते हैं, सर्टेन है तो लिख लो फिर। वैसे क्लेम के मामलों में वेट ही किया जाता है, क्लेम को सर्टेन मानना थोड़ा ठीक नहीं रहता। क्लेम तो डिस्प्यूट ही होते हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी है। रेलवे में माल जा रहा है, बारिश से खराब हो गया तो इसका मतलब रेलवे ने ढक के नहीं रखा ना अच्छे से, रेलवे पे केस डाला है, क्लेम मांग रहे हो, क्या पता आएगा नहीं आएगा। एक बार लॉस मानते P&L में डाल दो, कल को क्लेम आएगा, इनकम मान लेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, यही होता है ना। इसे आज रेवेन्यू मानना अक्सर सही नहीं, अगर आपको लगता है ये श्योर आएंगे तो रेवेन्यू मान लो। सेकंड, बीआरसी कंपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचती है डीलर को, कंडीशन है सेल की
कि अगर तुमने टाइम पे पैसा नहीं दिया तो 2% महीने का क्या लगाएंगे हम लेट होने का ब्याज, साल का कितना हो गया 24% हो गया साल का। कहता है परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रिकवरी कितने हैं, 10% ही चांस है कि पैसा आएगा, बहुत कम चांस है कि ब्याज का पैसा आएगा। तो बोलो 21-22 में क्या पूरे ब्याज को इनकम मानना ठीक है, सही नहीं लगता ना। इसके कलेक्शन में डाउट है, कलेक्शन को लेके अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, अनसर्टेनिटी है क्योंकि आप खुद ही कह रहे हो 10% पैसा रिकवर होगा, ये लगता है, यानी 90% तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब इसमें डाउट आएगा कि नहीं आएगा कलेक्शन को लेके। इसको वेट करो, जितना आ जाए उतना रेवेन्यू मान लेंगे कल को। अभी एडवांस ब्याज को, इंटरेस्ट को इनकम मानना ठीक नहीं है क्योंकि डिस्प्यूट है लेट होने का। एक होता है वैसे ही कर्ज देते हैं आप, किस्तों पे पैसा लेते हैं ब्याज, वो इनकम मान लो, वो तो लो भी दिलवा देगा, सिक्योरिटी रखी होती है, सब कुछ होता है, जब्त कर लेंगे। लेकिन आम ग्राहक का ब्याज नहीं आता। अक्सर बाजार में पूछो, लोग यही कहेंगे यार पैसा ही आ जाए बहुत है, ब्याज की बात करते हो तुम, यही कहेंगे लोग। ब्याज लेना ग्राहक से मुश्किल है, ग्राहक की कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती कि आप उसे डरा के ले लोगे। अगला कह देगा नहीं देता, पैसे नहीं देता तो कर ले जो करना है, ये दिक्कत हो जाएगी। तो इसे रिवेट करना ठीक है, इसे रेवेन्यू मानना ठीक नहीं। अगर आपको लगता है जी ट्रेंड कहता है आ ही जाएगा, पहले भी आ जाता है, देन ओके मान लो रेवेन्यू, वैसे वेट करना अच्छा है। थर्ड, बैंक ना अक्रूवल बेस पे डिविडेंड की इनकम को इनकम मानना चाहता है, डिक्लेयर नहीं हुआ, अक्रूवल बेस पे म्यूचुअल फंड की इनकम को इनकम मानना चाहता है। कहता है डिविडेंड सिक्योरिटी का और यूनिट म्यूचुअल फंड का डिक्लेयर हुआ है आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर, यानी साल के एंड तक डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया या म्यूचुअल फंड ने डिविडेंड या इनकम डिक्लेयर नहीं की, तो आप इनकम मान लोगे अक्रूवल बेस पे? नहीं। AS9 कहता है डिविडेंड को कब इनकम मानना चाहिए, व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। इसे इनकम मानना जल्दबाजी है। हाँ कोई गारंटी हो सरकार की तो देन ओके रेवेन्यू मान लो। क्वेश्चन नंबर 4, एज अ रिजल्ट ऑफ रिसेंटली अनाउंस प्राइस रिवीजन, वही आ गई ना प्राइस रिवीजन वाली बात, प्राइस चेंज किए, सरकार ने कहा कि ऐसे ऐसे करके रेट बदल दिए। 1 जुलाई 21 को कंपनी को 5,20,000 कस्टमर से आना है 21-22 की सेल पे, 21-22 में माल बेचा, जुलाई 22 साल बाद सरकार ने कोई रूल बनाए जिस हिसाब से क्या बन रहा है कि हमें और पैसा आना चाहिए लोगों से प्राइस रिवीजन के चलते। तो आपके क्लाइंट को क्या सलाह दोगे, उसे कहना रुक जा भाई, अभी रेवेन्यू ना मान, क्योंकि इसकी कलेक्शन अल्टीमेट नहीं है, सर्टेन नहीं है, देयर इज अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कलेक्शन। तो वेट कर ले, जब कलेक्ट होगा तब रेवेन्यू माना जाएगा, अभी मानना ठीक नहीं है। प्राइस रिवीजन और क्लेम में यही होता है। क्वेश्चन नंबर 5, आपने प्रॉपर्टी बेच दी साल खत्म होने से पहले, डीड कर लिया, रजिस्ट्री अभी होनी बाकी है। ये पॉइंट तो इनकम टैक्स में और AS10 में भी आता है। समझे क्या है, प्रॉपर्टी दे दी, कब्जा दे दिया, अग्रीमेंट कर दिया, पैसे ले लिए, अभी उस सरकार ने रजिस्ट्री नहीं की, वो करते हैं ना रजिस्ट्रार के पास जाके, तो क्या इसे सेल मान लें? मान लो। रजिस्ट्री क्या है, मेरे एक फॉर्मेलिटी, कब्जा मिल गया, एफिडेविट वगैरह हो गया, पैसे ले लिए दे लिए, समझो मालिक बन गए हो आप, दूसरा आदमी सेलर है, आप बायर हो। इसे बुक्स में सेल लिख लो और लेने वाला इसे परचेज लिख लेगा। सही है। तो 6 मैं करूँगा, बाकी आप इसके 6 और 8 छोड़ दो एक बार, थोड़े लेंथी हैं, बाकी क्वेश्चन पढ़ाओ। वो तो कह रहा है जी इतने क्लेम नुकसान के पैसे मिलते हैं, हमारा परसेंटेज ऑफ एक्सीडेंट गोन अप टू 7% एंड वो कहता है जी 7% हमारे एक्सीडेंट बढ़ गए, ट्रेंड कहता है, और इन एक्सीडेंट्स पे हमें क्या मिलेगा, इंश्योरेंस क्लेम। लॉस होगा तो उसके अगेंस्ट क्लेम मिलेगा, तो लॉस को तो आप लॉस में डाल दो, क्लेम को भी फ्यूचर पे छोड़ दो, आएगा तो इनकम मान लेंगे फिर, और क्या है। एक तो तरीका होता है जितना लॉस है उसमें से क्लेम काट के बाकी लॉस P&L में डालो, एक होता है डाल दो पूरा लॉस P&L में, जब क्लेम आएगा उसको इनकम में डाल देंगे फ्यूचर में। ठीक है, वेट कर लो। तो 6 और 8 क्वेश्चन छोड़ के बाकी क्वेश्चन पढ़ाना। इस वैसे तो ये हो गया है, एक आधा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में कर देंगे 10 मिनट में लगा के, 20 मिनट लगा के, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, वो हो जाएगा AS9।